नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दुनिया के जाने माने सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दैनिक जीवन में काम में लिए जाने वाले डिवाइसों का स्पष्टीकरण व्यक्त करता है, अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, एलसीडी, एलईडी, ये सभी युक्तियाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में पढ़ी जाती है। तो हम इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 टर्मिनल जाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, किरचॉफ के नियमों का अध्ययन कर चुके हैं, समांतर श्रेणी विभाजन नियम का अध्ययन कर चुके हैं और अपन 4 टर्मिनल जाल के पैरामीटर पढ़ चुके हैं। आज हम जाल प्रमेयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ने एक प्रमेय पढ़ ली है, अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय का आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट प्रमेय देख रहे थे अपन, अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम कहा जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम इसको कहा जाता है। यह प्रमेय ये कहती है कि विभिन्न रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल जिसमें 2 या 2 से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं, उस ऐसे जाल में किसी अवयव से किसी बिंदु में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हम इसी का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगी प्रमेय। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल फॉर्मेट अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा या प्रतिरोध R1, R2, R3 से प्रवाहित धारा का मान तथा AB के मध्य वोल्टा का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ एक सर्किट दिखा रहा हूँ। बहुत आसान है, आपके प्रमेय भी इसी के साथ में समझ में आ जाएगी। एक वोल्टा स्रोत है E1 और एक वोल्टा स्रोत है E2। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। इस वोल्टा स्रोत की वैल्यू है 5 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 2 ओम और R3 का मान है 2 ओम, या कोई भी मान ले लिया अपन ने। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है।
आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो दिया गया परिपथ है, इस परिपथ या इस जाल में R1, R2, R3 से प्रवाहित धारा का मान तथा इस AB के मध्य वोल्टता का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ अब किरचॉफ का वोल्टता नियम नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करना है। अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है कि ऐसा जाल जिसमें दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं, इसमें अपने वाले में कितने जुड़े हुए हैं? 2 स्रोत जुड़े हुए हैं। कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिपथ में या जाल में किसी भी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सभी लोग ध्यान से पढ़ना। अपन इसे 5 वोल्ट की बैटरी को परिपथ में जोड़ रखे हैं और इससे प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो 10 वोल्ट की बैटरी को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है, अर्थात इसको शून्य करना है। इसी प्रकार जब हम इस 10 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो इस 5 वोल्ट की बैटरी को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है। तो देखेंगे आंसर क्या होगा अपना। सबसे पहला वोल्टता स्रोत E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर ये अपने पास सर्किट होगा वो इस प्रकार का होगा। दूसरे वाले को क्या किया अपन ने? उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब ऐसा परिपथ अपने को प्राप्त होगा। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, E1 का मान है, ये R1 बराबर है 4 ओम, R2 बराबर है 2 ओम और R3 बराबर है 2। ये A है और ये B है। सबसे पहले अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे इसमें इस 5 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। मान लिया कि इस 5 वोल्ट की बैटरी से यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है I1 डैश, यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I2 डैश, और इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? I1 डैश माइनस का I2 डैश, या मैं कह देता हूं ये मान है आपके I3 डैश। तो देखोगे माना कि R1 से प्रवाहित धारा I1 डैश, R2 से प्रवाहित धारा I2 डैश तथा R3 से प्रवाहित धारा I3 डैश है। तो ये धारा आ गई। सबसे पहले अपन निकालते हैं इस परिपथ, इस जाल की कुल प्रतिबाधा। सबसे पहले बात करें अपन तथा इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा Z बराबर, कुल प्रतिबाधा क्या है? Z। देखो R1 श्रेणी क्रम में, R2 और R3 समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3।
मान पुट कर दिया, इसका मान है 4, 2 गुणा 2/2 प्लस 2 बराबर, ये हो गया 4 प्लस 4/4। तो Z बराबर कितना आ गया, 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम इसका प्रतिरोध आ गया है। स्रोत की वोल्टता E1 कितनी है, 5 वोल्ट। तो धारा, अतः धारा I1 डैश बराबर E1 अपॉन Z। E1 का मान है 5 और Z का मान भी कितना आया, 5, बराबर कितना आया, 1 एम्पियर धारा I1 डैश प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर आने के बाद समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत लग गया। तो देखेंगे समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से, समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से, इसको तो मैं नंबर दे देता हूं अपने पास, नंबर ऑफ 1 आ गया। I2 डैश का मान कितना होगा, I2 डैश निकालना है। इसका मतलब I1 डैश का विभाजन हो रहा है किसमें, R2 और R3 में। तो क्या मान आएगा, I2 डैश बराबर I1 डैश इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो मान पुट कर दिया अपने पास, I1 डैश का मान है 1, R3 का मान है 2, R2 का मान है 2 और इसका मान है 2। तो बराबर आ गया 2/4, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर धारा I2 डैश है। इसी प्रकार I3 डैश का मान निकालेंगे तो क्या मान आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, तथा I3 डैश बराबर क्या लिखे अपन, I1 डैश इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3। I3 डैश इक्वल टू 1 गुणा 2/2 प्लस 2 बराबर 0.5 एम्पियर। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। किसका मान आया है, I3 डैश का भी। जब I1 ज्ञात हो गया, I2 ज्ञात हो गया, तो I3 तो इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। I3 डैश को अपन लिख सकते हैं I1 डैश माइनस I2 डैश। तो ये 1 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर है, तो I3 डैश भी कितना आ गया, 0.5 एम्पियर अपने को प्राप्त हो गया। ये तो काम था जब दूसरा स्रोत उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया था। पहले स्रोत के कारण इन तीनों में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त हो गया। अब अपन ने क्या काम किया, दूसरे स्रोत को परिपथ में रखा और पहले स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया। तो क्या आएगा, अपन लिखेंगे, इसको तो मैं एज इट इज रखता हूं यहां। इसके पश्चात प्रथम स्रोत E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर पहले स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया तो अपने पास इस प्रकार का सर्किट बनेगा। दूसरे स्रोत को परिपथ में एज इट इज रखा अपन ने। दूसरा स्रोत है अपने कितना, 10 वोल्ट का E2, पहले 5 वोल्ट का, दूसरा है 10 वोल्ट का। ये R1 था अपने पास 4 ओम,
R2 है अपने पास 2 ओम और R3 भी कितना है 2 ओम। ये A है और ये B है। पहले स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है। अब अपने को देखना है कि जब इस परिपथ में दूसरा स्रोत जुड़ा है तो इन R1, R2, R3 से प्रवाहित धारा का मान क्या प्राप्त होगा। मान लो कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान I2 डबल डैश, इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान I1 डबल डैश और इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान I3 डबल डैश है, तो क्या मान निकलेगा। लिख रहा हूं मैं, माना कि E2 स्रोत के कारण R1, R2 व R3 में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1 डबल डैश, I2 डबल डैश व I3 डबल डैश है। यही अपने यही मानी है। सबसे पहले अपने को इसकी कुल प्रतिबाधा निकालनी है। अतः परिपथ की कुल प्रतिबाधा इसको मैं कह देता हूं जेड डैश बराबर, देखो अब आखिरी सिरे से पूर्व की ओर चला जाता है पूर्व स्थिति में, तो लास्ट में ये है, ये दोनों समांतर क्रम में और ये श्रेणी क्रम में, तो यहां कुल प्रतिबाधा R2 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम की कुल प्रतिबाधा। R2 श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की प्रतिबाधा, तो Z बराबर 2 प्लस 4 गुणा 2/4 प्लस 2, Z डैश बराबर 2 प्लस 4 दूना 8 हो गया और 4 2 6 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया, 4/3 आ गया, एलसीएम आ गया इनका 6, यहां से एक है नीचे, ये आ गया आपके 12 प्लस 8 कितना हो गया 20/6, कितना आ गया 20/6, या यहाँ एलसीएम अपन 3 ले सकते हैं, तो 3 लेंगे तो भी इस प्रकार से हो गया, अपन 3 एलसीएम ले लिया, इसका कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया, यहाँ से कितना हो गया 6 प्लस यहाँ से 4 बराबर 10/3, ये जेड डैश का मान आ गया 10/3 ओम। अब अपन निकालते हैं धारा का मान, अतः धारा I2 डबल डैश निकलेगी सबसे पहले, I2 डबल डैश का मान आएगा E2 अपॉन जेड डैश, I2 डबल डैश बराबर E2 का मान है 10 और इसका मान है 10/3 बराबर आ गया 3 एम्पियर, कितना मान आ गया 3 एम्पियर मान अपने को प्राप्त हो गया है। I2 डैश आ गया तो समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से, समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से मान निकालना है I1 डबल डैश का। I1 डबल डैश का मान निकालने के लिए देखेंगे आप, समांतर क्रम में विभाजन हो रहा है किसका I2 डबल डैश का, तो ये आ जाएगा I2 डबल डैश गुणा R3
अपॉन R1 प्लस R3। I1 डबल डैश बराबर इसका मान है 3 एम्पियर, R3 का मान है 2, R1 का मान है 4 और R3 का मान है 2। कितना हो गया ये? 3 गुणा 2/6। तो ये कितना हो गया? 3 दूना 6 बराबर 1 एम्पियर मान अपने पास प्राप्त हो गया है। किसका? I1 डबल डैश का। अब इसी प्रकार अपन मान निकालते हैं। फिर मान निकाल रहा हूं मैं, तथा I3 डबल डैश बराबर I2 डबल डैश गुणा R1 अपॉन R1 प्लस R3। I3 डबल डैश बराबर I2 का मान है 3, R1 का मान है आपके 4, R1 का मान 4 और प्लस 2। I3 डबल डैश बराबर 3 गुणा 4/6 बराबर 2 एम्पियर मान आ गया है समीकरण नंबर। तो इस प्रकार से जो अपने को दिया गया परिपथ था, जाल था, उसमें पहले स्रोत के कारण प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर चुके हैं और दूसरे स्रोत के कारण प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर चुके हैं। अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है कि इस जाल में जो प्रवाहित होने वाली परिणामी धारा होगी वो इन दोनों स्रोतों के कारण प्रवाहित धारा का योग होगी। दिशा यदि अलग है तो चिन्ह परिवर्तित होगा। तो अब अपन देखते हैं, अतः अध्यारोपण प्रमेय से, अध्यारोपण प्रमेय से सबसे पहले निकाल रहे हैं R1 से प्रवाहित धारा, R1 से प्रवाहित धारा मैं कह देता हूं I1 कितनी है? इस वाले में इधर की ओर जब ये स्रोत लगा हुआ है 5 वोल्ट का, तो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? 1 एम्पियर की। और अब I1 डबल डैश कितनी प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर की। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर इससे प्रवाहित हो रही है 5 वोल्ट वाले से, और 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है 10 वोल्ट वाले से। कितने? 1 एम्पियर 5 वाले से और 1 एम्पियर 10 वाले से प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब R1 से प्रवाहित धारा क्या होगी? I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, या मैं ऐसे लिख देता हूं ऋणात्मक। ये ऋणात्मक चिन्ह ये व्यक्त कर रहा है कि इस I1 डबल डैश की दिशा I1 डैश की दिशा के विपरीत है। ध्यान में रखेंगे, ये इधर की ओर प्रवाहित हो रही है और ये इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो I1 बराबर हो गया, I1 डैश का मान समीकरण नंबर 1 से कितना? 1 एम्पियर, और इसका मान समीकरण नंबर 5 से कितना? 1 एम्पियर। तो बराबर कितना आ गया? 0 एम्पियर। इसका मतलब इस R1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर बात करें अपन इससे बात करें अपन R2 से प्रवाहित धारा, R2 से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? एक तो प्रवाहित हो रही है आपके पास में 5 वोल्ट वाले से R2 में 0.5 और 10 वोल्ट वाले से 3 एम्पियर। इसका मतलब है I2 डबल डैश, सॉरी इसको मैं बोल देता हूं I2 बराबर I2 डबल डैश प्लस माइनस का I2 डैश।
I2 बराबर I2 डबल डैश का मान है 3 और ये मान है आपके पास माइनस का 0.5 एम्पियर, तो I2 बराबर आ गया 2.5 एम्पियर। कितना मान आ गया? 2.5 एम्पियर। फिर देख रहे हैं अपन R3 से प्रवाहित धारा, R3 से प्रवाहित धारा का मान निकाल रहे हैं, तो R3 से प्रवाहित धारा है I3 बराबर एक I3 डैश और दूसरी I3 डबल डैश। यहां देखना दोनों ही धाराएं इधर से आके इसमें जा रही, इसका मतलब दोनों जुड़ रही है, एक जगह आकर मिल रही है। तो I3 बराबर I3 डैश की वैल्यू कितनी? 0.5 एम्पियर। I3 डबल डैश की वैल्यू 2 एम्पियर। तो I3 बराबर आ गया अपने पास 2.5 एम्पियर। तो ये मान आ गया है। अब अपने को निकालना आता है AB के मध्य वोल्टता VAB बराबर धारा प्रवाहित हो रही है I3, तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R। R कितना? यहाँ R3। तो I3 की वैल्यू कितनी है? 2.5 और R3 की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया? 5 वोल्ट। VAB का मान कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों को कोई भी क्वेश्चन यदि दिया जाता है तो उसका मान ज्ञात करना है। इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, आपको ये कह दिया जाए कि दिया गया परिपथ है उसमें R3 से प्रवाहित धारा का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? इस R3 से प्रवाहित धारा केवल I3 डैश के I3 डबल डैश के लिए मान निकालेंगे। ये I2 डैश और I2 डबल डैश इनकी अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात इस वैल्यू की आवश्यकता नहीं है और इसकी यही मान अपने को निकालना है। ये आपको कह दिया जाए कि दिए गए परिपथ में A व B टर्मिनल के मध्य वोल्टता का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले R3 से प्रवाहित धारा का मान अर्थात AB के मध्य प्रवाहित धारा का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है और उसके पश्चात VAB का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब हम देखते हैं दूसरी प्रमेय है थेवेनिन प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही अधिक उपयोग में आने वाली प्रमेय है जिसके बारे में आपने केवल नाम सुना है, आज इसको स्पष्ट भी कर दिया है, इसको प्रूफ करके भी अपन ने दिखा दिया और इससे संबंधित क्वेश्चन को भी अपन ने हल कर लिया है। बहुत आसान है, समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रमेय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, सेकंड नंबर की प्रमेय। यह है थेवेनिन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेवेनिन थ्योरम है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रमेय क्या कहती है देखना, समझना थोड़ा सा इसको। ये प्रमेय ये कहती है कि अपने पास विभिन्न प्रतिबाधाओं से युक्त जाल है। एक जाल है जिसके टर्मिनल है 2। कितने टर्मिनल है? 2 टर्मिनल। इस जाल के A और B 2 टर्मिनल है। ये प्रमेय ये कहती है कि ऐसे किसी भी जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है
जिस में केवल एक वोल्टता स्रोत इक्विवेलेंट और इसके श्रेणी क्रम में, क्रम का विशेष ध्यान में रखेंगे, क्रम कैसा है, श्रेणी क्रम, तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जुड़ी होती है। चाहे इसमें कितनी ही प्रतिबाधाएं क्यों जुड़ी हुई हो, सभी प्रतिबाधाओं को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिबाधा के रूप में व्यक्त किया जाता है। टर्मिनल कितने होने चाहिए, 2 टर्मिनल, तो द्विटर्मिनल जाल होना चाहिए, जिस को ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसको थेवेनिन तुल्य परिपथ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। थेवेनिन प्रमेय को सुनना सभी। थेवेनिन प्रमेय ये कहती है कि विभिन्न रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल को एक ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसके मध्य एक वोल्टता स्रोत इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जुड़ी होती है। इस इक्विवेलेंट को आप कैसे ज्ञात करें, तो इस इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए जो 2 टर्मिनल जाल था उस दोनों टर्मिनलों के मध्य मापित वोल्टता क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कहलाएगी, जबकि ये दोनों टर्मिनल खुले हो, अर्थात इक्विवेलेंट का मान दिए गए दोनों टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता के बराबर होता है, जबकि जेड इक्विवेलेंट का मान इन दोनों टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा के बराबर होता है, जबकि परिपथ के अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये थेवेनिन प्रमेय है जिसका तुल्य परिपथ थेवेनिन तुल्य परिपथ कहलाता है। तो इसको आप समझना, एक ऐसे द्विटर्मिनल जाल जिसमें द्विटर्मिनल होने चाहिए, यदि टर्मिनल नहीं है तो अपन बना लेंगे, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसमें समझ में आ जाएगा कि यदि टर्मिनल नहीं दिए गए हैं तो उनके स्थान पर अपन टर्मिनल बना लेते हैं। तो इसको अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।